मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो मानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री शंभु सागर जी आदि संगस्त समस्त मुनिराजों की। हम लोग रोज प्रकृति को देखते हैं। इसके पास एक खुला आकाश है, शीतल हवा है, पानी है, वृक्ष हैं, भूमि है, पहाड़ हैं, नदियां हैं। ये प्रकृति अपना खुद का एक बैलेंस बना के चलती है ताकि समस्त मानव श्रृंखला अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सके। कई मन में विचार आना चाहिए कि इनके बीच में ऐसे क्या तालमेल होता है जिसके माध्यम से काम बिना किसी निर्देशन के निर्बाध गति से चलता है। हमें जब हवा की आवश्यकता होती है हमें हवा मिल जाती है, हम जब प्रकाश चाहते हैं हमें प्रकाश मिलता है, हमें जब ओपन स्पेस की आवश्यकता पड़ती है हमें आकाश मिल जाता है, हम जब तृष्णा महसूस करते हैं हमें पानी मिल जाता है। हमें जब जब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमें मिल जाती है। तो कोई न कोई एक ट्यूनिंग इनके बीच में होना चाहिए जिससे हमारा काम आराम से चलता है। इंसान सोचता तो होगा कि कुछ तो इनके बीच में होगा, पर यह प्रकृति है, इसका अपना इको बैलेंस है जिसको आपस में मैनेज करके ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं। कोई ऐसा एलिमेंट्स या तत्व जो हम प्रकृति से विरुद्ध आर्टिफिशियल प्रोड्यूस या पैदा करते हैं और वो प्रकृति के लिए हेल्पफुल है, तो हम क्या नाम देते हैं उसको? इको फ्रेंडली। क्या बोलते हैं उसको? ये प्रकृति को सपोर्ट करेगा। ये शब्द आता है फ्रेंडली, मित्रता से या मित्रता। सबके जीवन में ये शब्द बहुत गहराई से रहता है। वो पूरी मानव जाति में इस शब्द का बहुत गहरा प्रभाव भी है। आज जो मानव जाति है वो संबंधों के आधार पर अपना जीवन यापन करती है। एक समाज है जिसमें मनुष्य का समूह रहता है। समाज में परिवार होते हैं और परिवार में कुछ लोग होते हैं। बस यही हमारे संबंध और रिश्तों का एक ताना बना चलता रहता है। इन सारे संबंधों से ऊपर अगर देखा जाए बहुत गहराई से तो एक संबंध होता है जो हमें बहुत संतुष्टि देता है, जिसको इंसान अपनी मान्यता, अपनी सामान्य बुद्धि या अपने विचार से अपनाता है। हमें जो लोग मिलते हैं, चाहे वो माता पिता हो, पत्नी हो, ये जो मिले हैं उनसे हमारे संबंध के नाते जुड़े हुए हैं। पर एक ही संबंध ऐसा होता है जिसे हम लोग अपनी बुद्धि से बनाते हैं या अपने विचारों से उत्पन्न करते हैं, जिसे हम मित्रता कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में लगभग जितने लोग होंगे उनके मित्र तो हो गए। बिना मित्रता के इंसान बहुत ज़्यादा खुश या प्रसन्न नहीं रह सकता। हमें आखिर मित्रता की आवश्यकता क्यों लगती है? इंसान क्या बिना मित्रता के अपना जीवन नहीं जी सकता? जो इंसान किसी से मिलता जुलता नहीं है, ज़्यादा बोलता नहीं है, तो क्या कहते हैं, थोड़ा अपने आप में रहता है।
वो जो सबसे मिलता है तो कहते हैं बहुत जॉली नेचर का इंसान है, बहुत मस्त इंसान है, इससे मिलके मजा आता है। वो क्यों बना ऐसा कि उसके पास प्रकृति के दो सारे गुण हैं जो आपको प्रकृति देती है, अपने एफर्ट से आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके पास जो सर्वोत्तम है वो आप दूसरों से बांटें, यही चाहते हैं ना। आप चाहते हैं आपका विकास हो और सामने वाले का विकास हो। तो नीति यही कहती है कि आपके पास जो सर्वाधिक सबसे अच्छा है उसको लोगों में बांट दो ताकि दुनिया में फैल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले जीवन जी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि चलो कुछ देर के लिए मान लें कि आपके जीवन में एक इंसान के नाम पे कोई मित्र नहीं है, तो क्या प्रकृति आपके मित्र नहीं है? क्या एक भी क्षण आपका बिना प्रकृति के व्यतीत होता है? बताइए आप, ये प्रकृति आपकी सहायता करना बंद करते तो आप जी पाएंगे? नहीं ना, कभी संभव नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपनी उलझन से बाहर निकलने के लिए एक गहरे मित्र की आवश्यकता होती है। तो सवाल पैदा होता है कि हम आखिर मित्र बनाए कैसे, उसमें व्यवहार करें। के मन में सवाल होता है। कुछ लोग मित्रता के आधार पर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग शायद भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो पर धोखा भी खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में गलती हुई है या हमने सही किया है। हमने सही किया तो उसके परिणाम सही आते हैं और हमने गलत किया है तो उसके परिणाम गलत आते हैं। एक राजा हुए, उसका एक पुत्र था। तो राजा ने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि मैं अपने पुत्र को अपने राज्य से बाहर निकाल दूं। तो आप सोचेंगे कि सनकी है क्या ये, पर सबके अपने में तरीके होते हैं जीने के। तो राजा ने अपने पुत्र को बुलाया कि तुरंत मेरे राज्य से बाहर निकल जा, तू दिखना मत दूसरी बार मुझे यहाँ पे। अब पुत्र बड़ा असमंजस में, वही राजकुमार, वो इकलौता पुत्र, और पिता ऐसे कह दे तो बड़ा चिंतित हो गया वो, क्या करा जाए। तो कहते हैं कि जब जीवन में सारी राहें बंद हो जाती हैं, वो जिनके पास सच्चे मित्र होते हैं उनके पास रास्ते खुले रह जाते हैं। राजा ने कहा तुरंत मेरे सामने से दूर हट जा तू, वो दूसरी बात दिखाई मत देना राज्य में। क्या करता राजकुमार, अपना सब मुंह लेकर राजमहल से निकल गया। और कहाँ गया होगा? अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, कि चलो कोई रास्ता निकालते हैं। तो उसके 3 मित्र थे। पहला मित्र मंत्री का पुत्र था, दूसरा मित्र एक व्यवसायी का पुत्र था और तीसरा किसान पुत्र था। जो मंत्री का पुत्र था उससे रोज मिलता था वो, जो व्यवसायी का पुत्र था हफ्ते में एक बार मिलता था, और जो किसान पुत्र था उससे 2-4 महीने में कभी एक बार उसकी मुलाकात होती रहती थी। पर तीनों उसके मित्र थे। वो सबसे पहले चला मंत्री पुत्र के पास, उसके दरवाजा खटकाया घर का, उसने दरवाजा खोला, बोले राजकुमार आप, क्या हुआ? तो राजकुमार ने अपनी सारी घटना जो उसके साथ बीती थी पूरी शब्द से अपने मित्र को बता दी। अगर मैं राजकुमार को शरण दे दी तो मेरे पिता और मेरी दोनों की यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तो उसने कहा मित्र मैं तेरे साथ तो हूँ पर मेरी मजबूरी समझ, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चला जा। हाँ कुछ पैसे की आवश्यकता तो मुझे दे देता हूँ पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। अब मित्र ने मना कर दिया। वो क्या करता, आगे बढ़ा और अपने दूसरे मित्र जो व्यवसायी का पुत्र था उसके पास पहुंचा। वो वही बात उससे कही जो पहले से कही थी। उस व्यवसायी पुत्र ने अपने मित्र की बात बहुत ध्यान से सुनी और कुछ राशि अपने हाथ से देते हुए कहा कि राशि अपने पास रख लो, संकट में काम आएगी। मतलब परोक्ष रूप समझा दिया कि मैं आपकी सहायता इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब 2 मित्र ने धोखा दे दिया, कोई साथ देने को तैयार नहीं। अगर आप उसकी जगह आप भी होते या शायद मैं भी होता तो मैं भी वही करता। राजा से कौन भिड़ेगा, राजा राजा होता है। बेचारा राजकुमार बड़ा हताश मन लेके बड़े निरस्ता के साथ आगे बढ़ा। वो पहुंच गया अपने तीसरे मित्र के पास जो दूर कहीं खेत में रहता था, झोपड़ी बना के।
उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो किसान पुत्र ने दरवाज़ा खोला। वो देखा राजकुमार आज मेरे घर पे आए हैं, कितनी बड़ी बात है। आइए राजकुमार पधारिए, बैठिए। बिठाया तो राजकुमार बड़े उदास थे। पूछा क्या बात है? क्योंकि मित्रों में कैसी फ्रिक्वेंसी होती है कि मित्र जब हंसता है, जब कोई मित्र हंसता है तो सच्चा मित्र उसके मन के अंदर झांक लेता है कि ये अंदर से कितना उदास है। बस वही सच्चा मित्र होता है जो आपके चेहरे पे नहीं जाता, आपके भवों पे जाता है, किसके अंदर चल क्या रहा है, कि क्या बात है मित्र। तो राजकुमार ने बहते आंसुओं के साथ अपनी पूरी बात बता दी, क्योंकि दो मित्रों के पास जब गया था उसे आंसू नहीं आए थे, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये दो मित्र मेरा सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे। पर टूट चुका था अंदर से। इंसान अपने आंसू दो ही अवस्था में गिराता है, या तो वो बहुत विनीत हो जाए, बहुत कटसी उसके अंदर हो, या उसके अंदर बहुत पीड़ा हो। ये दो ही परिस्थिति ऐसी होती है जब इंसान के आंख में आंसू आते हैं, तीसरी कोई परिस्थिति कभी होती नहीं है। तो रोने लगा। उसने मित्र का हाथ पकड़ा कि बात क्या है। तो मित्र ने अपनी सारी बात किसान पुत्र को बता दी कि मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुरंत इस राज्य से बाहर चला जाऊं। तो किसान पुत्र ने पूछा तुम्हारी बात मुझे पूरी समझ में आ गई, तुम पहले ये बताओ कि तुमने अपराध कौन सा किया है। तो उसने कहा मुझे तो ऐसा कोई ध्यान जाता ही नहीं कि मैंने कोई अपराध अपने जीवन में अभी तक किया हो। वो मान लो छोटा मोटा किया भी हो तो मेरा अधिकार है। अगर माँ की बात नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी, छोटा मोटा चलता है, सब घर में होता है। तो क्या पिता मुझे राज्य से बेदखल कर देंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब किसान पुत्र ने कहा बात तो कुछ है, तुम कहो तो मैं बात करूं तुम्हारे पिता से। अब पहला मित्र बोला तीन में से कि मैं तुम दूंगा तो मैं बात कर लूं राजा से। उसने कहा तू किसान है, मेरे पिता राजा है, कहीं तुझे सूली पे चढ़ा दिया तो बोले मैं तो उसकी परवाह मैं नहीं करता, मैं सत्य की परवाह करता हूँ। वो तो मेरे घर पे चल के आया है, मैं किसान हूँ, फिर तो मुझे विश्वास है ना मुझ पर, मेरे विश्वास के आधार पर मेरे पास आया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी मित्र की सहायता करूँ। क्या आपके पास कभी ऐसा आपका मित्र आ जाए और कर्तव्य से आपके पास आए, अधिकार से आपके पास आए कि मेरा मित्र और मेरी सहायता करेगा, तो क्या अपना कर्तव्य निभाते हैं? बात सुनने में तो बहुत प्यारी लगती है, पर हम दाएं बाएं को रास्ता ढूंढ लेते हैं, कौन फंसेगा इस चक्कर में, होता है ना, कौन फंसेगा इस चक्कर में, कुछ हो गया तो कौन किसको जवाब देगा। पर वो ऐसा नहीं था, वो अलग था, क्योंकि वो अपने मित्र को बहुत चाहता था। और सबसे बड़ी बात उसके मन में थी कि ये मुझे पास चल के आया और सहायता की अपेक्षा से आया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसकी सहायता करूं। कि तुम रुको राजकुमार, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर देता हूं और मैं जाता हूं राजा से बात करने। वो राजा के दरबार में पहुंचा, किसान पुत्र, और राजा को प्रणाम किया और कहता है राजा, राजकुमार मेरे घर पर सुरक्षित है, इस अवज्ञा के लिए क्षमा कीजिएगा, पर आप राजा, न्याय करना आपका धर्म है। ये कैसा न्याय है कि आपने अपने इकलौते पुत्र राजकुमार को राज्य से बेदखल कर दिया? खैर कर दिया वो आपकी इच्छा है, पर मैं एक प्रजा हूं और मुझे अधिकार है आपसे पूछने का कि ऐसा क्या अपराध किया राजकुमार ने जिसे राज्य देश निकाला दिया आपने। तो राजा ने बड़ी गहराई से उस किसान पुत्र की बात सुनी, और राजा किसी तलाश में था, राजा किसी तलाश में था, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो संचालन करते हैं राज्य का, वो ये सोचते हैं, उनके दिमाग बड़ी उल्टी तरीके से चलते हैं, सबके अपने तरीके हैं। तो राजा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता रहा। तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे आदेश के विरुद्ध तुम में इतनी ताकत है कि तुम राजकुमार को बचा लोगे? तो किसान पुत्र ने कहा राजा, एक प्रजा के नाते तो मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपके विरोध में जाऊं, कि मैं भी आपकी प्रजा हूं, पर चूंकि मैं प्रजा होने के बाद भी अपने मित्र का मित्र हूं, अपने मित्र का मैं मित्र हूं, तो इतना साहस तो राजन मुझ में है कि अपने मित्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसे बातें कहानी में ही होती होंगी ये बातें, कौन किसी के लिए प्राण देता है, पर ऐसा होता है कि मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। आप अपनी कोशिश करके तो देखिए। राजा ने कहा मैं अपनी आज्ञा नहीं बदलूंगा, जो मैंने आज्ञा दे दी सो दे दी, राजकुमार को जाना ही होगा।
तो किसान पुत्र बोला, राजन जब तक मैं हूं तब तक राजकुमार का बाल बांका नहीं होगा, प्रणाम। और प्रणाम करके राजमहल से बाहर निकल गया। राजा ने सेनापति को बुलाया, सेना से कहा सेना इकट्ठी करो और इस किसान पुत्र को जान से मार दो। किसान अपने खेत पे पहुंचा और राजकुमार से कहा कि राजन के पास में गया था, पर राजा ने मेरी बात ध्यान से सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया, सकारात्मक जवाब कि कोई इसका फैसला होगा, अब जो होना होगा देखा जाएगा, तुम आराम से रहो। कुछ ही घंटों में सेनापति सेना लेके आया और खेत को चारों तरफ से घेर लिया। वो दहाड़ के बोला कि राजकुमार तुम बाहर निकल जाओ, किसान पुत्र मारा जाएगा, तुम अपने मित्र की प्राण की रक्षा करना चाहते हो, तुम देश से निकल जाओ, राजा की आज्ञा है। तो जैसे ही राजकुमार उस अनाउंसमेंट को सुनता है और वो बाहर निकलने को होता है तो किसान पुत्र हाथ पकड़ लेता है कि मेरी दोस्ती को बदनाम करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं राजकुमार, मैंने वचन दिया है तुम्हें कि जब तक मेरे प्राण है तुम पे संकट नहीं आएगा, मैं चला जाऊं तो फिर तुम्हारी जो इच्छा सब करना, पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक सच्चे मित्र की पहचान ही होती है जो दुख में आगे चलता हो और सुख में पीछे। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, इससे अपोजिट करते हैं ना, कि सुख में तो आगे आगे तो दुख में पीछे से 9 2 11। खैर उसने कहा जब तक मैं हूं तुम पे संकट नहीं आएगा, मैं हूं, तुम शांति से रहो। अब चारों तरफ से सेनापति सेना के माध्यम से खेत को घेर लेता है और तैयार होते हैं बिल्कुल किसको मारने के लिए, राजकुमार को तो मारेंगे नहीं वो, उससे कहा तो देश निकाला तो निकल जा। अब किसान को सामने आता है अपना तीर कमान लेके कि जो होगा देखा जाएगा, आमना सामना हो ही जाए। सेनापति कहता कि किसान तुम अपनी प्राण क्यों गंवाना चाहते हो, चले जाओ, मेरे मरने के बाद ही कुछ घटना घटेगी, जीते जी राजकुमार यहां से बाहर नहीं जाएगा। तलवार राजा दौड़ के आते, ठहरो, पूरी हो गई मेरी। तो सेनापति पूछ में थे आप, में राजा बनाना चाहता हूं और राजा के साथ एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सलाहकार, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला कोई विश्वास पात्र तो होना चाहिए कि राज्य का संचालन बिना विश्वास के कभी हो नहीं सकता। और राजकुमार इतना कमजोर है कि पूरा राज्य संभाल नहीं पाएगा, तो कम से कम ये दोस्ती यारी ऐसी हो कि कहीं से आगे जाके काम तो आए। तो मैं अच्छे दोस्त की तलाश में था जो राजकुमार की सहायता करे, जो इंसान अपने प्राणों की परवाह न करके अपने मित्र की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हो जाएगा, उससे सच्चा मित्र दुनिया में कौन सा मिलेगा। राजकुमार ने जैसे सुना दौड़ के चला आया और पिता से क्षमा मांगी। पिता ने कहा मेरा काम तो पूरा हो गया, आज से तेरा सेनापति ये तेरा मित्र होगा। सोचिए साहस में कितना दम होता है। उस समय वो चूक जाता तो क्या दोस्ती की मिसाल कायम कर सकता था। हम सब लोग दोस्ती करते हैं, हम मुनियों की भी दोस्ती होती है आपस में एक दूसरे से, तभी तो रह पाते हैं। नहीं होगी तो सोचिए रह पाएंगे। दोस्ती में क्या होता है, प्रेम, एक दूसरे को समझने की ताकत। वो इस किसान पुत्र ने किया कि मेरे पास चल के आया है ये और मेरा कर्तव्य इसकी रक्षा करना, उसने किया। वो क्या पाया प्रतिफल में, सेनापति बना। आजकल लोग रक्षा के भाव या सुरक्षा के भाव या कर्तव्य भाव नहीं रखते, पर पद की आकांक्षा रखते हैं कि दोस्त के माध्यम से मुझे ऐसा 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 कुछ प्राप्त हो जाए। अब यही चाहते हैं ना, हम देना कुछ नहीं चाहते और पाना बहुत कुछ चाहते हैं। दोस्ती का आधार या मित्रता का आधार कभी होता ही नहीं है। आप पहले देना तो सीखिए, आप देंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। आप सिर्फ पाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एक कविता मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था, एक ने कृपा की और कह दिया, एक मित्र ने, वहाँ मित्र नाम नहीं है, एक ने कृपा की और कह दिया मुझे लगा मैं मर गया। एक ने कृपा की और कह दिया मुझे लगा मैं मर गया। दूसरे ने कृपा की पर उसने जाने ने नहीं दिया,
दूसरे ने कृपा की पर उसने जानने नहीं दिया, मैं उसका आश्रित बन गया। तीसरे ने सहानुभूति भी नहीं दी, तीसरे ने सहानुभूति भी नहीं दी और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बताइए मेरा सच्चा मित्र कौन है? बताइए मेरा सच्चा मित्र कौन है? पहला जिसने कृपा की और बता दिया कि मैंने तुझ पे एहसान किया है, ध्यान रखना है बात, तो बेचारा वो शर्म से मर गया कि इसका एहसान मेरे तुझ पे हो गया। दूसरे ने सहायता तो की, कृपा तो की, पर बताया नहीं उसने कि मुझे कृपा की है, वो उसका आश्रित बन गया। एहसान तो मानना पड़ेगा, उपकार तो। वो तीसरा ऐसा शख्स था जिसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, पर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सच्चा मित्र कौन? एक सवाल है। अब सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि इसने सहायता की और बताया नहीं, यही सोचेंगे ना आप लोग, किसने हेल्प की पीछे से और बताया भी नहीं कि मैं तेरा सच्चा मित्र हूं। दिमाग में कौन सोचती है कि क्या होना चाहिए तीसरे में से? तो जिसने नहीं बताया वो सामान्य मित्र है, कि मित्र के कर्तव्य बनता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। पर तीसरा मित्र सबसे अच्छा है, जिसके मन में भाव जरूर थे कि मेरे मित्र का भला हो जाए, पर उसने वो कमजोर नहीं पड़ा, वो कमजोर नहीं पड़ा, न उसने सहानुभूति दिखाई। उसने क्या करा? कुछ नहीं किया, वो पीछे बैक सपोर्ट बन के खड़ा रहा और उसका मित्र उस पैरों पे खड़ा हो गया। ऐसे मित्र जीवन में बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व पाने के लिए पहले हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। ये नहीं होता है तो बहुत गलत भी होता है। आजकल के बच्चे अक्सर बाहर पढ़ाई करते हैं, हर माता पिता को टेंशन होता है कि इनके मित्र कैसे होंगे। होता है ना आप लोग को टेंशन कि कौन सी संगत में लोग रहते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छा मित्र बनना चाहते हैं या अच्छा मित्र बनाना चाहते हैं तो 4 बातें आपके अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो बच्चे बेटे सुन ले अच्छे ध्यान से इस बात को। फर्स्ट इज गुड कैरेक्टर। आपका सेल्फ भी होना चाहिए और सामने वाला का भी होना चाहिए। गुड कैरेक्टर इज फर्स्ट। द सेकेंड इज द वे ऑफ टॉकिंग। आपके बोलने का तरीका क्या है। द थर्ड इज गुड आइडियोलॉजी या गुड थिंकिंग। द फोर्थ इज गुड बिहेवियर। पहला अच्छा आचरण, दूसरा अच्छी भाषा, तीसरा विचारों की पवित्रता और चौथा अच्छा व्यवहार। आप जब भी अपने जीवन में मित्र बनाएं तो ये बात ध्यान रखें, इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है, इस व्यक्ति का चरित्र क्या है। कि चरित्र जब बाहर से दिखाई देता है तो अंदर बहुत कुछ वही मिलता है। बाहर अगर कोई खंडर है तो क्या अंदर राजमहल बनने की आवश्यकता संभावना है? कभी होता है ऐसा? जिस इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और आप उससे दोस्ती कर लेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? आप भी वही हो सकते हैं जो वो है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, बाहर का रंग रूप देख के दोस्ती कर लेते हैं। जब दोस्ती आगे बढ़ जाती है और जब पीछे लौटने के रास्ते नहीं बचते हैं तो जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका पश्चाताप जीवन भर करना पड़ता है। माता पिता बेचारे मन महसूस कर जाते हैं कि संतान की गलती उनको कहाँ कहाँ तक परेशान करती है, उनके जीवन का पूरा सुकून छीन लेती है। तो बच्चे इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान दें। हालांकि बच्चे बैठे काम है पर दोस्ती सभी करते हैं। ये गुड कैरेक्टर, इंसान में अच्छा चरित्र ढूंढो। चरित्रवान इंसान फाइनेंशियली वीक हो सकता है, वो कमजोर भी हो सकता है, पर अच्छा चरित्र कभी भी उसको भटकने से रोक लेगा कि ना मैं भटकूंगा मित्र, न तुम्हें भटकने दूंगा। दूसरी और सबसे अच्छी बात कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या, बोलते कैसे हैं आप किसी मित्र से मिलते हैं, जब पहली बार मुलाकात होती है तो आप किस बात पे इम्प्रेस होते हैं कि इसका बात करने का लहजा कितना जोरदार है, इसका बात करने का लहजा कितना मस्त है, कितना अच्छा बोलता है, ये इम्प्रेस होते हैं ना। तो गुड वे ऑफ टॉकिंग ये जरूर होना चाहिए, इसकी तलाश करना। गुड कैरेक्टर, द वे ऑफ टॉकिंग सेकंड, ये जरूर होना चाहिए कि किस तरह बोलता है। जब मैं कोई बात इससे कहता हूँ तो इसका प्रत्युत्तर क्या होता है,
कोई कंडीशन आती है तो अपनी भाषा का उपयोग कैसे करता है। द थर्ड इज अच्छे विचार, गुड आइडियोलॉजी। अगर अच्छे विचार होंगे तो पक्की बात है इंसान बौद्धिक संपत्ति से समृद्ध है। अच्छे विचार ये बता देते हैं कि आप अच्छा जीवन जीने की तलाश में हैं या अच्छा जीवन आप जीते हैं। आप किसी व्यक्ति से बात करना और बात करते करते उसके जो बोलने का तरीका होता है, वो अपने बात के तरीके से आपको ये बता देगा कि वो क्या सोचता है, अंदर से वो क्या सोचता है। विचार आपके व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं कि आप जो सोचते हैं आपके मुख से वही निकलता है। ये सबके साथ होता है। मुंह खुलते ही मालूम पड़ जाता है कि दुकान कोयले की है या सोने की है। जरा मुख सोच समझ के खोलिएगा किसी के सामने, आपकी दुकान की शटर उठी और मालूम पड़ जाएगा अंदर माल कैसा है, कि आप कैसे बोलते हैं। आप कितने ही दरिद्र हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कोई नहीं देखता, पर आपके पास अच्छी भाषा की दरिद्रता है तो साहित्य कहता है कि संसार के सबसे दरिद्र व्यक्ति आप ही हैं, कि आपके पास अच्छे शब्द बोलने के लिए नहीं है। परिस्थिति जीवन में कैसी आ जाए, अपने शब्दों की संपत्ति को संभाल के बोलिएगा कि सामने वाला उसे बहुत गहराई से सुन रहा है। वो आपसे पैसा नहीं चाहता, पर सांत्वना के 2 शब्द चाहता है। 2 शब्द सुनना चाहता है कि आप कैसे बोलते हैं। अच्छे विचार तभी आएंगे जब आप उस पर चिंतन करेंगे कि मुझे अपने जीवन का विकास करना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और चौथा, अच्छा व्यवहार। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गुड बिहेवियर। संबंधों की आधारशिला क्या होती है? पैसा नहीं ना, उसकी आधारशिला होती है व्यवहार। हमारे पास कुछ नहीं है पर अच्छा व्यवहार है। जब भी कोई हमारे सामने आता है उसका हम अच्छे से, अच्छे खुले दिमाग से, खुले मन से, खुले दिल से उसका सम्मान करते हैं तो सामने वाला कहता है इसका व्यवहार कितना अच्छा है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है। तो अच्छे मित्र बनने के लिए या अच्छा मित्र बनाने के लिए 4 बातें मैंने आपको बताई, फिर से रिपीट करूं, सुनना चाहेंगे आप लोग? गुड कैरेक्टर, गुड वे ऑफ टॉकिंग, गुड आइडियोलॉजी एंड गुड बिहेवियर। अपने जीवन में इसका निर्माण अवश्य कीजिए। आप अच्छे मित्र बन सकते हैं। जो अच्छा मित्र बनेगा, मुझे लगता है अच्छे मित्र भी उससे ही मिलेंगे। एक बार 2 गहरे मित्र रेगिस्तान से गुजर रहे थे और किसी बात पर दोनों में बहस हो गई। तो सोनू और मोनू उनके नाम थे। तो सोनू ने मोनू के गाल पे तमाचा जड़ दिया। होता है दोस्ती यारी में, कभी ऐसा भी घटनाएं घट जाती हैं। जिसको चांटा लगा उसने कुछ बोला नहीं, बस मन महसूस के रह गया वो। और उसने, चूंकि रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तो उसने अपने हाथ अंगुली से उस मिट्टी पे लिख दिया, रेगिस्तान की रेतीली माटी पे, कि मेरे प्रिय मित्र ने आज मुझे तमाचा मारा। उस मित्र ने देखा जिसने मारा था, उन्होंने आगे बढ़ गए। चलते चलते जब रेगिस्तानी गर्मी से परेशान हो गए तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तो दोनों ने सोचा कि चलो थोड़ा स्नान कर लिया जाए। तो दोनों मित्र तालाब में स्नान करने के लिए उस पानी में उतर गए। जैसे पानी में उतरे तो जो मोनू नाम का मित्र था जिससे तमाचा पड़ा था, उसका पाँव दलदल में फंस गया। और दलदल किसी को माफ नहीं करता, वो खींचता है अंदर की तरफ, उसमें सकिंग पावर स्ट्रांग होता है, उसका खींचता है वो अंदर। तो उसके मित्र सोनू ने देखा कि मेरा मित्र डूब रहा है। वो तेजी से उसकी तरफ पलटा और खींच के उसे दलदल से बाहर ले आया। तब मोनू ने एक पत्थर उठाया और पत्थर से पत्थर पर लिखा कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई, आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। जब दोनों सीन उस सोनू नाम के मित्र जिसने बचाया और जिसने मारा, उसने देखा तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, आपके मन में भी हुई होगी, कि जब तमाचा मारा था वो मिट्टी पे लिखता है, और जब बचाया तो पत्थर पे लिखता है। तो उसने पूछा, मित्र दोनों बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तब तुमने माटी पे लिखा, और जब अच्छा किया तो तुमने पत्थर पे लिखा। उल्टा होना चाहिए, होना चाहिए। उपकार भूल जाओ, वो गलत बातें याद रखो। पर वो समझदार मित्र था। उसने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य कि मेरे जीवन में अगर अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो माटी पे लिखोगे मेरे मित्र ने बुरा किया। तो जब जब क्षमा की वायु चलेगी तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और तुमने मुझ पर उपकार किया, वो मैंने पत्थर पे लिख दिया,
ताकि आने वाले भविष्य में कोई इसे मिटा ना सके। क्या आपकी मानसिकता ऐसी है? ऐसा कभी नहीं होता। आप उल्टा लिखते होंगे कि इसने बुरा किया इसे पत्थर पे लिख दो, अच्छा किया माटी पे लिख दो, अच्छा अच्छा गाया, बुरा बुरा हम संभाल के रखते हैं। गलत है ना ये। हमेशा आप मित्रों की अच्छाई को आगे बढ़ाओ कि आपका मित्र है, साथ देने वाला है। चाहता तो वो मित्र उल्टा कर सकता था, पर वो बहुत पॉजिटिव सोचता था कि हो सकता है मुझसे गलती हुई, मेरे मित्र ने तमाचा मारा तो हवा चलेगी, क्षमा की, उड़ जाएगा। और अच्छा क्या उपकार, वो हमेशा अमर बन के रहेगा। जब भी कोई पढ़ेगा तो उसने हाँ, मित्रता ऐसी गहरी होती है। आपने महाभारत देखी होगी, इसमें दुर्योधन अपने वाकजाल से कर्ण को अपनी तरफ कर लेता है। और ये बात क्या कर्ण नहीं जानता था कि यह अधर्मी इंसान है? कौन नहीं जानता दुर्योधन को? तो हम पढ़ के समझ जाते हैं मंद बुद्धि लोग। तो कर्ण तो स्मार्ट रहा होगा, तो सामने सामने सब देखा हो उसने कि कितना धूर्त आदमी है ये। पर चूंकि जब कर्ण के जीवन में संकट था और उसे एक अच्छे दोस्त की तलाश थी, वो सहारा चाहता था कि कोई मुझे सपोर्ट करे, तब कौन सामने आया था उसके? दुर्योधन। जब दुनिया ने कहा कि तू राजपुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र, जो भी कहते हैं मैथोलॉजी के हिसाब से, उसके चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता मैं। दुनिया ने उसे नकार दिया, जबकि वो निष्णात एक्सपर्ट था धनुर्विद्या का। नकार दिया कि तुम राजकुमार से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो कौन आया उसके सामने उसकी बात सपोर्ट करने के लिए? दुर्योधन आया था ना, न तो अर्जुन आया था, न युधिष्ठिर आया था। उसने वचन दिया कि मित्र, तुमने आज मेरी सहायता की है और आगामी भविष्य में अगर तुम्हारे जीवन पे संकट आता है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो जीवन भर उस कर्ण की बात को मानना पड़ेगा कि हम मानते हैं इस बात को कि उसने गलत का साथ दिया, पर एक दृष्टिकोण से सोच के देखिएगा तो उसने अपने मित्र को दिया वचन निभाया कि नहीं निभाया? युद्ध में दुर्योधन से पहले कौन मरता है? कर्ण मरता है ना। दुर्योधन बाद में मरा। उसने कहा था कि तुमने मुझे मेरी सहायता की है और मैं अंतिम सांस तक का वचन तुम्हें देता हूं कि पहले मेरे प्राण जाएंगे, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, तुम जीवित रहोगे। तो कई बार दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, मानते हैं कि सामने गलत हो रहा है, पर वचन दिया था उसने। वो कहानी का अपना एक प्रभाव है, कहानी का प्रसार है, उसमें हमें जाना नहीं है। पुष्कर्ण ने एक सच्ची मित्रता निभाई थी कि जो भी हो, ये मेरे बुरे वक्त में काम आया था, जब इसके जीवन में बुरा वक्त आएगा तो मैं इसके साथ खड़ा हूं। ऐसा आपके जीवन में हो तो? हमारा बुरा समय चल रहा था, मित्र ने हमें सहायता की थी, हमने उससे पैसा लिया था और उससे पैसा, जब हमारा काम पूरा हो गया, अपने पैरों पे खड़े हो गए, अब मित्र ने अपना पैसा मांगा तो क्या करेंगे बताइए आप? लोग अक्सर आनाकानी कर जाते हैं कि ठीक है, उस समय आवश्यकता तो संपन्न मित्र क्यों तेरा पैसा लौटाऊं। तो मित्रता टूटने का अगर सबसे प्रमुख कारण है वो होता है पैसा। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं और पैसा समय पे नहीं चुकाते हैं तो मित्रता टूटने का सबसे इजी, सबसे सामान्य तरीका यही होता है। और अक्सर दोस्ती इसी आधार पर टूट भी जाती है। जहाँ पैसे का लेन देन किया आपने, दोस्ती खतरे में। आप चाहते हैं आपकी दोस्ती बनी रहे तो 3 काम सिखाता हूँ। पहला जो नीति कहती है, मैंने कहीं पढ़ा इस चीज को, मित्र से कभी बहस मत करो, मित्र से कभी बहस मत करो। दूसरा, कभी लेन देन मत करो। दूसरा, कभी मित्र से पैसे का लेन देन मत करो। और तीसरी जो बात उसमें लिखी हुई थी कि मित्र की पत्नी से कम बोलो, मित्र की पत्नी से कम बोलो। ये बात सुन के बड़ी हंसी लगती है, पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्त्री आ जाती है जीवन में तो दोस्ती यारी टूटती नजर आती है। तो दूर रही है। 3 कारण बताए मैंने आपको। पहला क्या था? मित्र से बहस मत कीजिए, लेन देन मत कीजिए और मित्र की स्त्री से दूर रहिए। आपकी दोस्ती बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगी। आप चाहते हैं कि आपको अच्छा दोस्त मिले, अच्छा मित्र मिले, तो 4 बातें मैंने आपको पहले बताई थी और 3 बात पहले बाद में बताई। ये 7 बातें अपने जीवन में उतार लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा दोस्त मिलेगा, अगर आप चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। एक बार एक मोर नदी किनारे घूम रहा था
तो उसका मन एक मोरनी पे आ गया। तो उसने मोरनी से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो मोरनी ने कहा कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं? तो उसने मना कर दिया कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मोरनी बिना जवाब दिए चली गई। तो मोर को ऐसा उदास सा हो गया कि यार इसने जो बात पूछी, क्या मेरे दोस्त होना चाहिए? तो उसने अपने वृक्ष के पास रहने वाले एक टिटहरी उससे कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और मोरनी ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं? मैंने कहा नहीं, कोई दोस्त नहीं। तो वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। तो क्या मुझे दोस्ती करना चाहिए? तो उस टिटहरी ने कहा हाँ, करना तो चाहिए, चलो आज से अपन दोस्त हो जाते हैं। ठीक, उसने पहली दोस्ती टिटहरी से की, दूसरी दोस्ती एक पक्षी से की, तीसरी दोस्ती एक शेरनी से की और चौथी दोस्ती एक कछुए से की। दोस्त हो गए तो मोरनी से कहा कि हाँ मैंने 4 दोस्त बना लिए हैं। तो मोरनी उससे शादी करने को राजी हो गई, दोनों की शादी हो गई। अब कुछ दिन के बाद मोरनी ने कुछ अंडे दिए और वो वृक्ष पे सुरक्षित थे। तब एक शिकारी आया शिकार की तलाश में। वो शिकार ढूंढते ढूंढते जब उसे शिकार नहीं मिला तो वृक्ष पर चढ़ा तो उसे वहाँ कुछ मोरनी के अंडे दिखाई दिए। तो वो उसे ले जाने की फिराक में था। अब चूंकि शिकारी के हाथ में तो हथियार होते हैं और मोरनी असहाय थी, अब क्या किया जाए? तो मोरनी ने जो भागने लगा, भागते भागते नदी किनारे पहुंचा तो कछुआ वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा पूरा दिन हो गया, कुछ हाथ लगा नहीं, एक कछुआ ही ले चलते हैं। कछुआ और चालाक था, वो पढ़ा लिखा था, वो हायर एजुकेटेड था। वो कछुए के जैसे ही पास पहुंचा, कछुआ पानी के बाहर आया और जैसे ही पास पहुंचा कछुआ पानी में घुस गया। तो शिकारी उसके पीछे पीछे का, उसका पाँव फंसा और दलदल में वो फंस गया। अब बताइए आप, तब जैसे वो मोर शाम को लौट के आया तो मोर ने पूरी घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी और अब हमारे बच्चों की आज रक्षा हो गई। तब मोर ने कहा हाँ, तुमने मुझसे जो शादी करने के पहले सवाल पूछा था, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं? तब मैंने हाँ तुम्हारी बात मान के मित्र बनाए थे। आज मित्र बनाने का मुझे महत्व समझ में आया कि जीवन में अगर संकट आ जाए और सच्चे मित्र साथ में हो तो आपके कहने के पहले आपके संकट को दूर कर देते हैं। मेरी मनोभावना और मनोकामना दोनों आपके साथ है कि आपके जीवन में अगर सच्चे मित्र नहीं हैं तो आप अपने जीवन में ऐसे सच्चे मित्रों की तलाश कीजिएगा और आपको वो लोग मिलें उसके पहले अपने अंदर ये 7 गुण पैदा कर लीजिएगा कि मैं एक अच्छा मित्र बनने से पहले या अच्छा मित्र पाने से पहले अपने जीवन में ये 7 उदात्त गुण पैदा कर लूँ और मुझ में ये पैदा हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके जीवन में अच्छे मित्रों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और दुनिया में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने जब आपसे मुँह फेर लेते हैं तो एक ही रास्ता ऐसा होता है जो खुला होता है, जो हमें आगे लेके जाता है। वो मित्र के जीवन का रास्ता होता है जो संकट में हमारे आगे होता है और सुख में हमारे पीछे होता है। आप सबको एक सच्चा मित्र मिले, इसी शुभ भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी मनोकामना और मनोभावना आपके साथ है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।